नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त 2022 है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। अब बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। बाई मंथली नाम से ही पता चल जाता है कि 2 महीने में एक बार होने वाली चीज़ जो है उसको हम बाई मंथली कहते हैं। तो बाई मंथली पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो इस फ्राइडे को अनाउंस होगी। मैं बहुत ही क्विकली आपको यहाँ पर ब्रीफली बता रहा हूँ। और ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, जिसके टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट को अप करना है, डाउन करना है, या फिर जैसा है वैसा ही रखना है। तो ये खबर आ रही है कि रेपो रेट जो है उसको 50 बेसिस पॉइंट्स है। 50 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.50%। तो रेपो रेट जो है ये 0.50% यानी कि 0.5% ऊपर जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक पॉल कंडक्ट किया, 22 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, और इसमें मार्केट के काफ़ी एक्सपर्ट्स भी थे। तो मेजॉरिटी जितने एक्सपर्ट्स जो थे इस 22 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, तो इसमें से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा कि रेपो रेट जो है वो ऊपर जा सकता है। फिलहाल रेपो रेट कितना है? 4.90%, और ये प्री पेंडेमिक लेवल से अभी भी कम है। तो रेपो रेट इज़ स्टिल बिलो प्री पेंडेमिक लेवल। और कंज्यूमर प्राइसेस, हमारे देश की बात करें तो अप्रैल में कंज्यूमर प्राइसेस, यानी कि एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन जो है इट वाज 7.80 इन अप्रैल, अपने पीक पर था। जून में ये थोड़ा कम होकर 7.01% पहुंच गया। तो इन्फ्लेशन इज़ क्वाइट हाई। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाता है। और यूरोप में भी यही सिचुएशन है। यूरोप ने पिछले एक दशक में पहली बार इतना बड़ा जंप किया। यूरोप्स अनएक्सपेक्टेड मूव टू रेज द कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो इसका मतलब भी रही है कि यूरोपियन बैंक्स जो हैं उन्होंने भी रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया। सेम थिंग विथ US, राइट। जो फेडरल रिजर्व है उसने भी बेंचमार्क रेट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ किया। द ओनली रीज़न अगेन इज़ के इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पैसों का फ्लो जो है उसको कम किया जाता है। तो यूरोप ने ये किया, USA ने ये किया, और हमारे देश में भी यही किया जा सकता है। एज वी ऑल नो के 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करेंगे तो इट विल बिकम लाइक व्हाट 5.40%। और इन्फ्लेशन जो काफ़ी ज़्यादा है, 7% के आसपास है, जो RBI की मैक्स लिमिट है 6%, तो उससे भी ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इज़न्ट इट। इसके साथ साथ कोशिश ये भी है कि रुपी की जो डिक्लाइन है, उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन एक देखने को मिला है, तो इसको अरेस्ट किया जा सके, इसको रोका जाए। Indian rupee hit a lifetime low of 80.06 against US dollar on 21st July. 21st जुलाई को सबसे अभी तक का US डॉलर का हाईएस्ट रेट हो गया था, राइट। कन्वर्जन रेट अगर देखें तो 80.06 रुपीज़ वॉज इक्वल टू $1 बैक इन 21st जुलाई। तो आज से आप पकड़ लीजिए, एक हफ्ते पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है। तो इट वॉज रुपी जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया। तो रुपी की वैल्यू जब ड्रॉप होती है तो इम्पोर्ट्स जो हैं ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि बाहर का इन्फ्लेशन जो है वो हमारे देश में आ जाता है। तो इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। पर्टिकुलरली ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि 80-85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो रुपी की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। दैट मीन्स आपको ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टू गेट डॉलर्स, और डॉलर में आप पेमेंट करते हैं, तो ऑयल बिकम्स एक्सपेंसिव। एंड क्रूड ऑयल जो है ये $108 पर बैरल इसकी प्राइस चल रही है, 3 डिजिट में है, विच इज़ अगेन वेरी बैड। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो ये लगता है कि रेपो रेट इज़ गोइंग टू गो अप। इम्पोर्टेड कोल ब्लेंडिंग रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बदलाव करने वाली है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला था कि अगर आप कोल जो है मीन्स उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं,
तो फिर आपको कोल जो है वो इंपोर्ट करके फिर इसको ब्लेंड करना है। ये रूल जो है वो सरकार ने बनाया था, उसके पीछे रीज़न है। आपकी स्क्रीन पर जो लाइन है उसको क्विकली पढ़ लेते हैं। द पावर मिनिस्ट्री हैड इन अप्रैल 2022 of course asked all domestic coal fired power plants to import 10% of their fuel requirement for blending 10% याद रखिएगा, for blending with domestic supplies as electricity demand hit a record high, depleting coal stocks at a fast pace. Now अप्रैल में पावर मिनिस्ट्री ने ये आदेश दिया था, और क्यों दिया था? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है समर टाइम में काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ योर एयर कंडीशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो ये समझ में आ गया कि डिमांड क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ समर। अब जिन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के पास कोल हैं, राइट, उनको क्या आदेश दिया गया कि आप कोल इंपोर्ट कीजिए, और जितना आप कोल यूज़ करते हैं ना उसका 10% जितना आपको इंपोर्टेड कोल जो है उसको ब्लेंड करना है लोकल आपके डोमेस्टिक कोल के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर की डिमांड ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ज़्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, और अगर हमारे देश का सारा कोयला आप जला देंगे या फिर जितना अवेलेबल है वो सारा का सारा यूज़ कर लेंगे और इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर इवेंचुअली होगा क्या कि कोल का स्टॉक जो है वो धड़ाधड़ नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या कहा कि आप कोल इंपोर्ट आप जितना यूज़ करें, लेट्स से कि अगर आप 100 किलो यूज़ करें तो आप 10 किलो जो है वो इंपोर्टेड यूज़ करेंगे। ये तय किया गया था, ये आदेश था पावर मिनिस्ट्री का। The relaxation would only be available to power generating stations that have high coal stocks. जिन पावर जनरेटिंग स्टेशंस के पास ज़्यादा कोल का स्टॉक्स है तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये जो नया रिलैक्सेशन है इंपोर्टेड कोल ब्लेंडिंग रूल्स में जो बदलाव है कि अब अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक है कोल का तो फिर आपको 10% इंपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप 10% ब्लेंड करते हैं इंपोर्टेड कोल तो पावर की जो प्राइस है वो 50 से 60 पैसा इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर ये कॉस्ट आप कंज्यूमर्स पर नहीं डालते हैं दैट मीन्स के पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं तो उनको उतना नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सारी चीज़ों का बैलेंस ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर ये डिसीजन लिया था। एक कोल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने ये कहा, The total coal output in the country is at a record high with dispatches to the power sector averaging 1.9 million tons a day in जुलाई। तो जुलाई में पावर का जो एक डिस्पैच है वो काफ़ी ज़्यादा कोल का आउटपुट जो है वो काफ़ी सही रहा। और जुलाई के बाद क्या होता है कि हमारे देश में पावर की जो डिमांड है वो ड्रॉप हो जाती है, राइट। अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है बिकॉज ऑफ समर टाइम, राइट। मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई के टाइम में लगभग हमारे देश में सारी जगह पर बारिश जो है वो पहुंच जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो फिर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और पोस्ट मानसून के बाद पावर की डिमांड जो है वो भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। बट अभी सरकार ने जिनके पास एक्सेसिव कॉल है तो उनको छूट दी है कि आपको ये 10% वाला इंपोर्ट जो है वो नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, स्मार्टफोन्स और दूसरी सारी चीज़ें जो हैं तो इन सारी चीज़ों की डिमांड ड्रॉप हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड जो है वो कम हुई है, इसमें स्लो डाउन है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं जो चिप बनाते हैं, सेमीकंडक्टर चिप, तो अब मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, अप्लायंसेस, इन सारी चीज़ों की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। तो चिप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अब ऑटो मेकर्स के लिए ज़्यादा चिप्स बना रहे हैं। और एक लंबे समय से ये सिचुएशन थी हमारे देश में कि क्योंकि ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड थिंग्स, एंड वर्क फ्रॉम होम आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हो ये रहा था कि ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, तो चिप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इनको सारा सामान प्रोवाइड कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉनिक कार्स और नॉर्मल कार्स में भी आजकल डिजिटल डिस्प्ले और सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके पास ये सेमीकंडक्टर चिप्स का जो सोर्स है या फिर सप्लाई जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, और इसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी कार राइट टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रही थी,
और कई कई कार में तो ऐसा भी होता था कि आप कार लेकर जाइए, चलाइए उसको थोड़े टाइम के लिए, और कुछ महीनों के बाद कंपनी में आपको फिर से अपनी कार लेकर जाना और फिर वो पूरी सिस्टम जो है वो आपको दे देंगे। तो ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली थी। लेकिन अब चिप शॉर्टेज जो है वो थोड़ी, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड थोड़ी ड्रॉप हुई है, तो चिप शॉर्टेज जो है वो कम हुई है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, व्हीकल्स की बात करें तो रिकॉर्ड हाई पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो पैदा होंगे। कहते हैं 3.5 से 3.7 मिलियन व्हीकल्स जो हैं वो फिस्कल 2023 में इसकी बिक्री होगी, सेल्स होगा इसका, ये आंकड़ा है, विच इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज इकोनॉमी। चाइनाज फैक्ट्री एक्टिविटी, चाइना की जो फैक्ट्री की एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो इसमें हमें एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, इसमें हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है, जो चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एज वी नो कि चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पर कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था। अब ये लॉकडाउन जो है ये ख़त्म हुआ, अनलॉक हुआ, तो एक बूस्ट हमें देखने को मिला, लेकिन फिर से एक ड्रॉप देखने को मिला। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ ये नए वायरस, राइट, मंकी पॉक्स का खतरा, कोविड के नए वेरिएंट्स, और ग्लोबल आउटलुक वी नो के इन्फ्लेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से यूरोप, यूएसए, ये सारी जगहों पर भी अब लोग जो हैं वो बेफिजूल के खर्च नहीं कर रहे हैं, और चाइना ही ज़्यादातर सामान जो है वो पैदा करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं जा रही है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादातर चाइना का प्रोडक्शन जो है वो दूसरे देशों के लिए होता है। चाइना का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, तो इसका आंकड़ा है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है पीएमआई, तो ये जून में 50.2 था और जुलाई में ये हो गया 49.0। और हमारे देश में जैसे होता है वैसे ही ये पीएमआई इंडेक्स में क्या होता है, पीएमआई में या फिर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में ऐसा होता है कि 50 से बढ़ रहा है, 50, 51, 52, 53 ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो एक्सपांड हो रहा है, और 50 से कम हो रहा है या फिर 50 के नज़दीक जा रहा है। 55 था और 50 हो गया, दैट मीन्स के कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर तो 50 से कम हो रहा है, दैट इज़ क्लियर साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कंटिन्यूड कॉन्ट्रैक्शन इन द एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, पेट्रोल, कोकिंग कोल, फेरस मेटल, ये सारी चीज़ों में एक गिरावट आई। इसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो ड्रॉप हुआ। सब इंडेक्सेस फॉर आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स fell by 3 points and 2 points in July respectively, with employment sub-index edged down by 0.1%. तो this is the situation, और इसकी impact जो है वो पूरी दुनिया पर होगी, जैसे मैंने आपको बताया। And that's everything in today's discussion, dear friends. Please do share this lecture, SHARE, share this lecture with other students. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.